ये विजिट अनाउंस होता है जब पीछे एक ये टैक्टिकल बॉम्ब की बातें बहुत चलने लगी। भाई रशिया ने ड्रिल शुरू कर दी कि भाई अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक होता क्या करेंगे। वेस्ट ने वो एमेगाडॉन वाला वो थ्योरी डाल दी। तो कहीं ना कहीं दुनिया के स्टेज में पीछे एक कवायद ऐसी की गई कि भाई कहीं न्यूक्लियर वॉर का एक रूपरेखा एक बैक। और बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन मैं यहाँ पाकिस्तानी अवाम से करने वाली हूँ कि अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो डेवलपमेंट में कौन आ गया, इंडिया कि पाकिस्तान? कहते लड़ाई रुको ना, हमने हथियार भेजा ना गोली भेजी ना बारूद भेजा, दवाई भेजी और खाना भेजा। और इस जंग को रुकना जरूरी। न्यूक्लियर 18-19 न्यूक्लियर रिएक्टर है चीमा साहब आपके यूक्रेन में, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर। चेर्नोबिल में क्या हुआ था ये सबको पता, चेर्नोबिल भी यूक्रेन में ही है बाय द वे। मैंने आर्टिकल्स में कहीं देखा था, सरसरी सी बात गुजरी थी, लेकिन द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ पे रुझान जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ में ज़्यादा है, तो बात गोल मोल हो जाती है। और इमरान खान की हुकूमत को तो उसके अच्छे काम तो दिखाए ही नहीं गए। तो ये महंगाई दिखाई गई बस। महंगाई अब महंगाई तो अब ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है, मतलब हर बंदा ही थोड़ा सा डगमगाया है। तो विजिट हो रहा है डॉक्टर जयशंकर साहब का, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पहला विजिट है उनका। चीज़ पे ऑलरेडी काम कर चुका, मेरे बड़े सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं। हमारे यहाँ पे ना एक टर्म है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, शायद आपको ये नहीं पता होगा हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी का। हाँ, वो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी एक ऐसी नीडल थ्योरी है जिसमें हम इंजेक्ट करते हैं अमंग पब्लिक के अंदर थ्रू मीडिया। आई गेट इट। इस थ्योरी का दूसरा नाम है प्रोपोगेंडा थ्योरी। तो जो इंडिया करता है प्रोपेगेंडा थ्योरी का ही पता। आपने वो नेम बताया। इसको अपना ही बताने गए हैं कि वो जो मोदी साहब ने बात कर दी थी कि पुतिन साहब को लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए, वही क्लैरिफाई करने गए हैं। ये विजिट अनाउंस होता है जब पीछे एक ये टैक्टिकल बॉम्ब की बातें बहुत चलने लगी। भाई रशिया ने ड्रिल शुरू कर दी कि भाई अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक होता क्या करेंगे। वेस्ट ने वो एमेगाडॉन वाला वो थ्योरी डाल दी। तो कहीं ना कहीं दुनिया के स्टेज में पीछे एक कवायद ऐसी की गई कि भाई कहीं न्यूक्लियर वॉर का एक रूपरेखा एक बैकग्राउंड बना कहीं ना कहीं बनाने की तैयारी है। अब इसमें खिलाड़ी कौन कौन है, खिलाड़ी बहुत है इसमें कहीं ना कहीं। अब इनको क्योंकि देखिए अमेरिकन को लगता है कि भाई जितनी जितनी सर्दी आएगी उतना उतना पुतिन का पलड़ा भारी होगा। पुतिन अभी ढंग से लड़ा नहीं है जी। पुतिन हैज केप्ट हिज लास्ट फॉर द बेस्ट। पुतिन इज वेटिंग फॉर द विंटर्स टू सेट इन। ये अमेरिका को अच्छी तरह से पता है। वहां यूरोप में सर्दी पड़ेगी तो वहां हवा टाइट हो जाएगी, यहाँ गैस वैसा नहीं। जर्मनी की हालत खराब हो गई है। जर्मन के चांसलर भी पीछे चाइना पहुंच गए। खुद सोचिए जर्मनी का चांसलर चाइना पहुंचना, बिल्कुल खुद सोचिए। मतलब मैं आगे क्या बोलूं। हैरानकुन किस्म की डेवलपमेंट। हाँ, बिल्कुल। मतलब इट वाज काइंड ऑफ I mean, you can imagine the kind of things which are happening in Germany. जो मैं हमेशा कह रहा था कि इनकी हालत बहुत खराब है, ये भी भागते नजर आएंगे कुछ दिनों में। राइट। अब चीमा, अब सर ये फखर भाई ये वहां पहुंचते हैं तो तभी आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी ने भी बात की थी रशिया जब ये न्यूक्लियर की बात हुई। और एक और चीज हुई, जब पहली बार सिविलियन कैजुअलिटीज हुई तो इंडिया ने अपना थोड़ा स्टैंड बदला। हमने कहा देखिए हाउ सिविलियन कैजुअलिटीज के खिलाफ है, चाहे वो इस तरफ हो उस तरफ हो कहीं भी हो। अगर रशिया से यूक्रेन में होती है या यूक्रेन से रशिया में, दोनों का इक्वल टर्म्स में विरोध करते हैं। जंग में सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या हो रही, हर साल देखिए एक इंडिया और रशिया का समिट होता है। लास्ट बार आपको याद होगा इसी टाइम हमने बात की थी लास्ट ईयर, तो पुतिन साहब यहाँ आए थे 6-8 घंटे के लिए आए थे, कुछ डील साइन करके निकल गए। आपकी बार समिट का टाइम आ गया पर अभी इस पे कोई हरकत नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। टाइम यही टाइम है अराउंड। तो कायदे से आपकी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू ट्रैवल टू यूके फॉर रशिया फॉर दिस। मोदी जी को भी रशिया जाना। अब मोदी जी रशिया जाएंगे नहीं जाएंगे कहीं बात है नहीं। अगर मोदी जी जाएंगे तो एक उसके पीछे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब जो बिल्कुल जो लास्ट तैयारियां है। देखिए डॉक्टर जयशंकर अकेले तो जाते नहीं, उनके साथ पूरा एक टीम जाता है, डेलीगेशन जाता है। तो वो वहां पुतिन साहब और मोदी साहब से के मिलने की तैयारी करेंगे, होगा नहीं होगा उसकी पूरा ग्राउंड वर्क करके आएंगे। दूसरा कि हमें ऑनगोइंग डिफेंस टाइज अपने बढ़ाने, क्योंकि चाइना में शी जिनपिंग के आने के बाद काफी चीजें और जियोपॉलिटिक्स में चेंज होगी। और एक और चीज इसके अलावा से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोला था कि वॉर में नेगोशिएशन, कहीं ना कहीं वॉर में नेगोशिएशन की बात जरूर है और कायदे में है। और ये रोल लोग कहते हैं कि टर्की और यूएन तो थोड़ा सामने दिख रहे, पर इंडिया ने पीछे बहुत बड़ा रोल अदा किया है, बहुत बड़ा रोल,
जो पर्दे के पीछे, जो किसी को पता नहीं है। पर जी। अब ये बात अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में हो रही है। अब इसका इशारा आपको अमेरिका में भी मिलेगा, इसका इशारा आपको यूके में भी मिलेगा, इसका इशारा आपको कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में भी दिखेगा। तो इसकी चीजें सुर्खियों में आने लगा है। यहाँ से एक और डेवलपमेंट हुई है। जी। डेवलपमेंट ये है कि पीछे यूक्रेन ने बोला नहीं नहीं, अब हम ये सीज फायर नहीं चाहेंगे अभी, क्योंकि ये जो लिविंस्की है, ये तो उनका खड़ा किया वो प्यादा है वेस्ट का, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और जब तक इसको हथियार देंगे ये तो लड़ता रहेगा। अब अगर ये जाएगा, यूक्रेन बच जाएगा, ये पर्सनली खत्म हो जाएगा। तो पर्सनली अब इसने अपनी जान और अपनी साख कंट्री के ऊपर लगा दी कि कंट्री की ऐसी तैसी जाए, मैं खड़ा रहूं, बादशाह सलामत सलामत रहे। बात जी बिल्कुल। बस जी जिनपिंग से ये भी इंस्पायर हो गया। जी। अब एक और चीज है फकर भाई, तो ये मीडिएशन वाली बात भी चल रही है, पर मीडिएशन और जंग को रोकना दुनिया की पीस के लिए जरूरी है, और वहां एक मोदी जी का इंपॉर्टेंट रोल आता है। इवन अगर आप देखें, बेंजामिन नेतन्याहू ने 2-3 दिन पहले ये भी कहा है कि हो सकता मुझे बुलाया जाए मीडिएट करने के लिए। अगर बेंजामिन या नेतन्याहू जो 2-3 दिन पहले चुन के आए, अभी उनके फॉर्मली वो भी नहीं पकड़ा, गद्दी भी नहीं पकड़ी, वो ये कह रहे हैं, और यहाँ ऑलरेडी ये सब चीजें चल रही है, अंडर करंट्स आर देयर। और लास्ट चीज जो है, बिसाइड्स डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह, ये कल्चरल टाइज, ये सब तो है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए अभी G20 का अधिवेशन होने वाला है। G20 में जो बात चल रही है कि अब ये रशिया को दबाने के लिए क्या करेंगे, रशियन ऑयल पे कैप लगा देंगे। अभी रशिया करीब हमें 30% तेल सस्ता दे रहा बाकी से। मान लीजिए अगर बाकी $100 का तेल है तो रशिया में $70 में दे रहा है। बिल्कुल। G20 में उम्मीद ये है कि ये कैप लगा देंगे जी, रशिया तेल जो खरीदेगा $50 से ऊपर नहीं खरीदेगा। उससे क्या करेंगे, रशिया को हिट करेंगे। रशिया अगर हिट होगा तो यहाँ से सऊदी अरबिया भी हिट होगा। देखिए अगर हो सके कैलकुलेशन करनी, ठीक है 50 में ले लो, क्योंकि $45 के नीचे तेल निकालना अनवाइबल है, राइट। $45 पे के नीचे यू कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट। और रशिया की प्रॉब्लम क्या है, रशिया में जो ऑयल निकालने का मैकेनिज्म वो पुराना है। उन्हें कहते हैं वो टी पॉट्स, दे आर स्मॉल रिफाइनरीज, दे आर कॉल्ड टी पॉट मैकेनिज्म, आपने सुना होगा। टी पॉट मैकेनिज्म इज नॉट वेरी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर एक अमेरिका गेम के कवायद में है कि एक ऐसा प्राइस सेट किया जाए कि रशिया तेल निकाल ही ना पाए या अनप्रॉफिटेबल हो जाए। उनका ये कहना है कि ये जो तेल रशिया बेच रहा है, इससे लड़ाई चल रही है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं मात खा चुका है रशिया की स्ट्रेटजी से। रशिया वेट कर रहा है सर्दी का, उनका पल्ला सर्दी में भारी होगा। तो अब ये सारे, अगर ये ऐसा होता तो इंडिया अब क्या करे। इंडिया तो इस देखिए 2 महीने इंडिया का तेल कम हुआ था, पर जो लास्ट महीना या ये महीना है तो वी आर ऑलरेडी रीच्ड द हाईएस्ट सप्लाई सो फार। करीब 21% तेल आ रहा है रशिया से। जी। और हमने फखर भाई, मैं आपके चैनल से और कहीं जगह नेशनल टीवी पे कहीं खुला कह रहा हूँ, ये रशिया से हमें कोई प्यार नहीं है तेल लेने में। अगर कल को सऊदी रशिया से सस्ता देने लगे उनसे ले लेंगे, ये नाइजीरिया वाले उनसे सस्ता देने लगे उनसे ले लेंगे, अगर कोई और उससे सस्ता दे रहा उससे ले ले। क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं देखिए, जो ओआईसी ने तेल पे पकड़ बना रखी है, ये गलत है। मतलब आप दुनिया को भर को एक प्राइस पे तेल थोपते हो, आपकी एक मोनोपोली है। तो अगर ये चीज आती है तो तब हम रशिया के साथ ऐसे डील करेंगे। अब आप सवाल पूछेंगे डील कैसे करोगे, मान लो $50 की सीलिंग आ गई, तो फखर भाई तरीके कई होते। $50 की सीलिंग आ गई, ठीक है, हम उनको बोलेंगे जितने, मान लीजिए अभी हम $70 में तेल ले रहे हैं, 50 की सीलिंग है, हम आपसे 50 में लेंगे। एक आपके और बीच में एग्रीमेंट है, हमारा जो $20 है वो आप हमारे पास क्रेडिट नोट है, ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट है। तो आप हम इसको, आप जो हमसे ले रहे चाय, मान लीजिए चाय आप हमसे ले रहे हैं $100 की का एक बोरी एग्जाम्पल, तो हम वो आपको $80 लगा देंगे, वो $20 वहां एडजस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं। सही है। तो एक फॉर्मल क्रेडिट नोट नहीं होगा, बट एक इनफॉर्मल क्रेडिट नोट, अच्छा सर, का सिस्टम होगा। अच्छा, मतलब तेल तो चाहिए ना, उसके बगैर तो इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं चल सकता। वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, दुनिया का कोई इंसान शायद उसके बगैर नहीं चल सकता, सरवाइव ही नहीं कर सकता। हर चीज इससे लिंक है, और ये रशिया को भी पता है, और ये सऊदी अरेबिया को भी पता है, और ये इराक और बाकी लोगों को भी पता है। हम कुछ नेगोशिएट वगैरह, बैक चैनल टॉक्स वगैरह कर रहे हैं, वेस्ट और रशिया को पास लाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी सम्मान की बात है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और दुनिया के पटल पे हम इतने बड़ा हमारा स्टैचर हो गया, वेस्ट और ईस्ट को साथ ला रहे हैं, उनके बीच ब्रिज बन रहे हैं। It's a good news for humanity and the peace of the world as such, and it's a feather in the cap for this elevated stature of India. तो पहले तो ये बात है, और and it's acknowledged by a person like Dr. Kamar Cheema is awesome. तो चलिए अब स्पेसिफिक्स में जाते हैं चीमा साहब। 8-10 चीजें एजेंडा पे, एक चीज नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई दैट। पहली चीज है, देखिए एक इंडिया और रशिया के बीच में हमेशा बायलैटरल होता है,
लास्ट टाइम इसी टाइम के आसपास ये बायलैटरल हुआ था। पुतिन साहब 6-8 घंटे के लिए दिल्ली आए थे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, काफी सारी डील होकर वो निकल गए। ठीक है, अब इस साल एज पर शेड्यूल मोदी जी हैज टू ट्रैवल टू मॉस्को फॉर द बायलैटरल, पर अभी इसका कोई आया नहीं कि बायलैटरल होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। एक ये भी संभावना डॉक्टर जयशंकर साहब ने, आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब अकेले तो जाते नहीं, पूरा डेलीगेशन जाता है। तो क्या एक बेस बनाया जाएगा फॉर बायलैटरल ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो अब मॉस्को में हो, यहाँ हो, कहीं हो, वो अलग बात है। मोस्ट प्रोबेबली मॉस्को में ही होगा अगर होगा, पर ये अभी उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और उस बायलैटरल में चीजें क्या क्या होंगी? लास्ट बायलैटरल में करीब 23 चीजों पे एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले बायलैटरल में 7 हुआ था। लास्ट बायलैटरल the things which were agreed and the cooperation was given was on 21 items. Before that it was limited to 7-8 items. तो अब की बार जो नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी, इसमें जो बायलैटरल होगा ये किस लेवल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये देखने की बात है। दूसरी बात, एशिया, इंडिया और रशिया के बीच काफी चीजें, कारोबार, वेपन, ट्रेड वेड, ये सब चलता रहता, उस पर बातचीत होगी, उस पर बिजनेस एज यूजुअल बात होगी। टैक्टिकल बॉम्ब, छोटा बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको याद होगा तभी राजनाथ सिंह जी ने अपने काउंटर पार्ट को फोन किया था, भाई देखो ये बात ठीक नहीं है न्यूक्लियर वाली। और इंडिया ने भी एक स्टैंड दिया पहली बार कि भाई कहीं जब सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ से या वहां से, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट इन एनी व्हाटसएवर। अभी जो डीप स्टेट का जो चक्कर चल रहा है सारा, ये रशियन, ये वैसे कहते हैं एटम बॉम्ब वाली, जिसके जो आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए वो अच्छा नहीं है बाय द वे। तो इस चीज को भी रोकने के लिए किसी एक बड़े और पावरफुल कंट्री को सामने आना पड़ेगा और इस चीज को रोकना पड़ेगा, क्योंकि यू आर वर्किंग अगेंस्ट डीप स्टेट एंड डीप स्टेट इज इन एवरी कंट्री। डीप स्टेट के पॉन्स एंड कॉक्स ऑफ द व्हील आर इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके खिलाफ खड़ा होना ये बहुत बड़ी चीज है चीमा साहब। पांचवी चीज आ रही है मीडिएशन की बातें हो रही है, कुछ लोग सामने हैं जैसे UN1, पर आज अगर आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठाए, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इफ आई गो टू जापान, इफ आई गो टू जर्मनी, और इफ आई गो टू अफ्रीकन मीडिया, हर एक में एक चीज कॉमन मिल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स एंड इंडिया इज प्लेइंग अ लीड रोल। जो मुझे एज ए इंडियन खुशी देती है कि इंडिया को ये लीड रोल प्ले करना चाहिए और बिहाइंड द कर्टन्स करना चाहिए, बिकॉज वी आर फॉर पीस। हम आज भी कहते हैं लड़ाई रोको, ना हमने हथियार भेजा, ना जंग ना गोली भेजी, ना बारूद भेजा, दवाई भेजी और खाना भेजा। और इस जंग को रुकना जरूरी। न्यूक्लियर 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है चीमा साहब आपके यूक्रेन में, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर। चेर्नोबिल में क्या हुआ था ये सबको पता, चेर्नोबिल भी यूक्रेन में ही है बाय द वे। और देखिए वेस्ट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट हमें, आपको और दुनिया को बहुत फर्क पड़ता। एक ये चीज है एजेंडा पे, बाकी ट्रेड टॉक्स वॉक्स तो होता रहता है। एक वो चीज है जो आपको बता दूं, अभी G20 का समिट होगा और मेरी जो एनालिसिस है और जो लोग का काफी होगा कहना है कि एक अमेरिका एक नया पैंतरा खेलेगा कि रशियन ऑयल पे कैप लगाई जाए। कैप मतलब मान लो $50 पर बैरल। अब $45 के नीचे चीमा साहब तेल निकालना अनवाइबल होता है, और रशिया के पास जो मैकेनिज्म है तेल निकालने का, दैट्स कॉल्ड, देयर इज अ वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ रिफाइनिंग। उन्हें कहते हैं टी पॉट्स, द स्मॉल रिफाइनरीज, टी पॉट्स कहते हैं उन्हें। रशिया क्यों नहीं सऊदी अरब से आगे जा पाया तेल में? क्योंकि रशिया के तेल निकालने का मैकेनिज्म पुराना था। सऊदीज के पास अरामको के कारण नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी यूएस से, रशिया ने वो टेक्नोलॉजी ली, सो द टेक्नोलॉजी इज ओल्ड एंड इट इज नॉट एफिशिएंट एंड इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अगर एक प्राइस पे ऐसी कैप लगाई जाए जहां रशियन तेल खरीदना, रशिया के लिए तेल निकालना इम्पॉसिबल हो जाए, कमर्शियली वाइबल ना हो, तो ये जरूर कोशिश की जाएगी टू पुट अ कैप ऑन रशियन ऑयल। तो अब तो दुनिया ये समझ गई रशियन ऑयल को बिकने से रोक नहीं सकते, इंडिया को आप रोक नहीं सकते। तो अब क्या नया पैंतरा लाया जाएगा? कैप, प्राइस को कैप करो। मान लीजिए $50 पर बैरल। अब $50 में रशिया को कुछ बचना ही नहीं, तो वो तेल निकालेगा क्यों? तेल नहीं निकालेगा तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे ओपेक के पास। ओपेक में, ओपेक प्लस में रशिया भी आता है। ओपेक के पास जाओगे तो ओपेक क्या करेगा? कहेगा ठीक है हमारा प्राइस बढ़ गया, हम प्राइस बढ़ाएंगे। तेल सबके लिए महंगा होगा, तेल सबके लिए महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसीज गिरेंगी। ये नेचुरल साइकिल है। बट अब इंडिया और रशिया के लिए जरूरी, वैसे इस महीने रशिया हैज बिकम आवर नंबर 1 ऑयल सप्लायर, 20-22% शेयर आ गया रशिया का। तो अब इंडिया और रशिया के लिए इस चीज को निपटने के लिए भी एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। अगर ये ऐसा होता है तो मैकेनिज्म कैसे बनेगा? अब जो मुझे लगता है जो मैकेनिज्म बनेगा, आई एम नॉट अथॉरिटी, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, बट हाँ मेरे को जो लगता है मैकेनिज्म बनेगा, मैकेनिज्म ऐसे बनेगा चीमा साहब, अगर मान लीजिए $50 की सीलिंग आती है, ठीक है हम $50 में आपसे खरीदेंगे, बट विल गिव यू अ वर्चुअल क्रेडिट नोट ऑफ $20 पर बैरल। करीब करीब रशिया में $30 सस्ता तेल बेच रहा है, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था हमें रशियन तेल से कोई प्यार नहीं है।
अगर सऊदी उससे सस्ता बेचे हम उनसे लेंगे, नाइजीरिया उससे सस्ता बेचे उससे देंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी यही कहा था। और चीमा साहब आपके शो पे मैंने करीब 6 महीने पहले बोला, मैं अगर इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदेगा $200 पर बैरल जाएगा, आपके और बहुत से लोगों के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। यही पुरी साहब कह रहे हैं।